हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीईटी के प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूं। 28 अक्टूबर के दोनों पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूं। 28 अक्टूबर 2023 वाले पहली शिफ्ट का और दूसरी शिफ्ट का दोनों पेपर मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। और मैं इतिहास, भूगोल, सामान्य ज्ञान ये सब प्रश्न हल करवा रही हूँ। और जो सारणी वाले प्रश्न हैं, ग्राफ वाले हैं और गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें मैंने सॉल्व नहीं करवाया है, क्योंकि अब आपके पास जो समय बचा हुआ है उसमें आप इन प्रश्नों को देख लीजिए ताकि ये प्रश्न आपको हेल्प करें एग्जाम में। और जो आपके मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं उनको भी मैंने सॉल्व करवा दिया है, लेकिन जो सारणी के ग्राफ वाले प्रश्न हैं ये आपकी प्रैक्टिस पर आधारित हैं, इसलिए आपने पहले ही उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। कम समय में इन प्रश्नों को पढ़ना जरूरी है, इसलिए इन्हें मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वेद के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। इन्हें वेदांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है वेदों का अंत, क्योंकि ये वैदिक काल के अंतिम चरण को दर्शाते हैं। और इनकी संख्या 108 है, ये भी याद रखिएगा। और मुख्य जो उपनिषद हैं वह 11 हैं। कुल इनकी संख्या 108 है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ये भी साथ में याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? तो मुगल सम्राट बाबर ने खानवा में राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था। और ये युद्ध कब हुआ था? 1527 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं। लिखा है सिंधिया, तो सिंधिया को मिला देंगे उज्जैन से, होलकर, इंदौर, गायकवाड़, बड़ौदा और भोंसले उज्जैन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो वैशाली में पहली बार संघ में महिलाओं को नियुक्त किया गया था, ये आप याद रखिएगा। और संघ में दीक्षित होने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी, तो ये भी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इनके बारे में ये सब भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो असीरगढ़ किला भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित है। यह बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है और इसे बनवाया था आसा अहीर द्वारा बनवाया गया था। क्योंकि यह किला सतपुड़ा से होकर गुजरता है, जो नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों को जोड़ता है, जो उत्तरी भारत से दक्कन तक जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। इसलिए इसे दक्कन की कुंजी या दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है,
मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मोतीलाल तेजावत 1920 के दशक में शुरू हुए एक ही आंदोलन के नेता थे। उनका जन्म कोलियारी गांव उदयपुर में हुआ था और इनका संबंध राजस्थान से है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। दोनों ही बातें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो 1909 का परिषद अधिनियम, ये 1892 के सुधारों का विस्तार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो पहला किसान मार्च उत्तर प्रदेश में 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित किया गया था। यह मार्च ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा किसानों पर लगाए गए उच्च करों के विरोध में आयोजित किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? तो मंडी षड्यंत्र हुआ गदर पार्टी के नेतृत्व में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मनाया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ब्रिटिशों के भारतीय उपमहाद्वीप से चले जाने के बाद एक अलग मुस्लिम देश की मांग को लेकर मुस्लिम लीग काउंसिल ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक खदानें 2063 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। सबसे अधिक खदानें कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित कीजिए जिसमें वे बहती हैं। मिलान करना है, जो नदी जिस राज्य में बहती है उससे मिलान करना है। तो कामेंग जो नदी है ये बहती है असम में, बैतरणी उड़ीसा में, गिरना ये बहती है महाराष्ट्र में और हसदेव छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, चबीपुरा जो गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो चबीपुरा जो है पूर्वोत्तर भारत के राज्य त्रिपुरा के गोमती जिले में स्थित है। यह स्थल गोमती नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। और खड़ी पहाड़ी की दीवार पर चट्टानों पर की गई नक्काशी में शिव, विष्णु, कार्तिक, महिषासुर मर्दिनी, दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की छवियां अंकित हैं और इनका इतिहास 15वीं से 16वीं शताब्दी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो तुर्काना झील दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी झील है जो केन्या में स्थित है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो ये किया गया था सर H.G. चैंपियन द्वारा। भारत में वन प्रकारों का वर्गीकरण पहली बार 1936 में सर H.G. चैंपियन द्वारा किया गया था। उन्होंने अपना स्मारकीय कार्य भारत और बर्मा के वन प्रकार का प्रारंभिक सर्वेक्षण संकलित किया और भारत के वनों को 16 प्रमुख प्रकारों और लगभग 221 उप प्रकार समूहों में वर्गीकृत किया। बाद में उन्होंने 1968 में भारत के वन प्रकार का संशोधित सर्वेक्षण प्रकाशित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार पहली बार 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण प्रथम को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? तो ये किया गया था यूरोपीय संघ द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम समाजशास्त्री और भारतीय नियोजन के पहले आलोचक धनंजय रामचंद्र गाडगिल के नाम पर रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1961 से 1966, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई? तो अधिनियम 61 द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 20 जुलाई 1969 को 14 सबसे बड़े वाणिज्यिक ऋणदाताओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया और उस समय आरबीआई के गवर्नर L.K. झा थे, जो बैंक के 8वें गवर्नर थे। तो ये भी याद रखिएगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 20 जुलाई 1969 को, और इसमें विजया बैंक शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो वह है महाभियोग की शक्ति। भारत में राज्यसभा और विधान परिषद दो अलग अलग विधायी निकाय हैं, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था? कब किया गया था, पूछा गया है। उद्घाटन संसद भवन में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। तो यह हुआ था 28 जनवरी 1950 को। इसने भारत के संघीय न्यायालय और प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति दोनों का स्थान लिया था, जो उस समय भारतीय न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में इसे लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत अपनाए गए हैं आयरलैंड से।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? तो 104वां संशोधन अधिनियम 2019। तो जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो मलेरिया के इलाज के लिए सिनकोना का पेड़ दवा प्रदान करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, तारों के चमकने का कारण क्या है? तो तारों के चमकने का कारण है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, इसीलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है, तो यह है एनोडाइजिंग। अगला प्रश्न दिया गया है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं, तो ये कहलाता है कायांतरण, यानी मेटामॉर्फोसिस। लार्वा से वयस्क में होने वाले व्यापक परिवर्तन को कायापटल कहते हैं, यह एक जैविक प्रक्रिया है, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन है वन। आप देख रहे हैं शहरीकरण हो रहा है, वन नष्ट किए जा रहे हैं, तो पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला ये संसाधन है। अगला प्रश्न दिया गया, अगला सवाल दिया गया है, 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। देव और दिनेश 2 लोग हैं, इनकी औसत आयु 20 वर्ष थी, तो इनकी आयु का योग कितना होगा? 20 में 2 का गुणा कर देंगे, 2 लोग हैं तो हो जाएगा 40। और ये 4 वर्ष पूर्व थी, तो वर्तमान में इनकी आयु कितनी होगी? 4 देव की आयु में ऐड करेंगे 4 दिनेश की, यानी जो आयु निकाली है हमने उसमें हम 8 ऐड कर दें तो हो जाएगा 48। ये हो गई वर्तमान आयु। और आगे क्या लिखा है? वर्तमान में देव, दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष दी गई है, तो इनकी आयु का योग कितना होगा? 75 होगा। यानी कि देव, दिनेश और चिंतन, इनकी आयु का हमने योग निकाला है 75। देव और दिनेश की आयु हमें पहले से पता है कितनी है? 48, जो हमने यहां से निकाली है। तो चिंतन की आयु कितनी हो जाएगी? 75 में से हम 48 घटा देंगे तो हमें चिंतन की आयु पता चल जाएगी, चिंतन की आयु हो जाएगी 27। और पूछा क्या गया है? 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु पूछी गई है, तो हमने चिंतन की आयु निकाल ली है 27, इसमें 7 और ऐड कर दें तो हमें 34 मिल जाएगा। परेशान मत होइएगा, इस तरीके के सवालों को थोड़ा सा समय लेकर हल कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए, इसको आपको हल करना है, काटना पीटना है, जो कट रहा होगा उसे काटना है, दशमलव हटाने हैं, आपका उत्तर निकल आएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता? अब विकल्प तो है नहीं, सीधा उत्तर लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सरल कीजिए, इसको भी सरल करना है आपको। ये एक इतना अलग हल कीजिए, उसके बाद ये इसके बटे में है और इसको हल कीजिए, और आपको कुछ करना ही नहीं है, घाते आते देखनी है बस, और इसको हल कर लेना है। समय कम है, नहीं तो मैं इन सभी सवालों को सॉल्व करवाती। अब आप लोगों के पास इतना समय नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शन ने प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 के अधिकतम अंक के साथ 70% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत है। तो इसमें संयुक्त प्रतिशत बताना है। तो इसमें क्या करें, पहले हम अंक निकालें। 1200 का है टोटल, 1200 का टोटल है, 85% अंक हासिल किए हैं। तो 85/100 गुणा 1200, इसे हल करेंगे, अंक मिलेंगे 1020। उसके बाद इसी तरीके से आगे जो दिया गया है 70% अंक हासिल किए हैं, तो 70/100 टोटल कितना है 800 का। तो इसके अंक निकालेंगे, हमें मिलेगा 560। इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा, जो अंक हमने निकाले हैं हमें मिलेगा 1580। और टोटल कितना है 1200 ये है और 800 मुख्य परीक्षा का है, यानी कुल 2000 का टोटल है पूर्णांक, और 1000 से कर देंगे गुणा। इसको हल करेंगे 79% आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, अगला प्रश्न हिंदी का है। कंदर्प, पंचसर और पुष्प धनवा या निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा कामदेव के पर्यायवाची हैं मनोज, रतिनाथ, रतिपति, मदन, ये सब भी कामदेव के हैं, तो याद रखिए। अगला प्रश्न है, संधि का कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म बताना था, तो श्रद्ध धन आनंद ये गलत था। अगला प्रश्न है, असरफियां लुटें और कोयले पर मोहर, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ है बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये गलत लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब ये प्रश्न जो होते हैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, इसीलिए इन प्रश्नों को मैं हल करा रही हूँ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ रैबिड? तो फेनेटिक जो है रैबिड का एंटोनिम नहीं है, तो यही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई अ करेक्ट स्पेलिंग। अब करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, अब आपको विकल्प दिए गए होंगे, इसमें ये करेक्ट थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ से प्रश्नों को हल करना है। तो पैराग्राफ के लिए मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन पहले पढ़िएगा, उसके बाद पैराग्राफ में उनके उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा और प्रश्न के भाव को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर प्रश्न में पूछा क्या गया है, क्या प्रश्न का भाव है, किसकी ओर प्रश्न संकेत कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अब विकल्प तो है नहीं। अब इसमें जो संख्या दी गई थी उन सभी में संख्याओं का योग 11 आ रहा था, लेकिन ये संख्या जो है इसका योग 12 था, तो ये सबसे भिन्न थी, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाती है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार था? तो इसमें विषम दिनों की संख्या ज्ञात की जाती है और फिर पता चलता है कि किस दिन, किस तारीख को कौन सा दिन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरखा और चंद्रेश भाई बहन हैं। मनीष के 2 बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा है, जो हंसा का ससुर है। हंसा का एक ही बेटा है। चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है। बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो बरखा जो है सुरेश की पोती है। रक्त संबंध वाले प्रश्न हैं, एक प्रश्न जरूर मिलेगा, प्रैक्टिस पर आधारित हैं, पहले से आप लोगों ने पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जो प्रश्न याद करने लायक हैं, वीडियो देखने से आप लोगों को याद हो जाएं, उन प्रश्नों को मैं करवा रही हूँ। अगला प्रश्न दिया गया है, द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम यानी NMSHE जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है। NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? तो कुल 8 मिशन लॉन्च किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जमशेद जी नुसरवान जी टाटा के सहयोग से। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। सतमालिया हिरन अभयारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दादरा और नगर हवेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता? तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। अगला है, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। अगला है, कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये पोलो से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त, व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? तो श्री यस्काचार्य ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया गया है पैसेज और 71 से 75 तक आपको पैसेज से हल करने हैं। तो पैसेज वाले प्रश्न आपको आसानी से आ जाएंगे, इनमें परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके आगे आपके ये सारणी वाले सवाल हैं, ग्राफ वाले सवाल हैं, जो आपकी प्रैक्टिस पर आधारित हैं। जो प्रश्न आपको वीडियो देखते ही याद हो जाएं, उन प्रश्नों को मैं करा रही हूँ। तो आज का वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में 29 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको मैं लेकर आऊँगी और उसको भी सॉल्व करवाऊँगी। और मेरा प्रयास है कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं सभी पेपर सॉल्व करवा दूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।